गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे BSOC 103 के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। जो ये असाइनमेंट्स है, इसके सबमिट करने की जो लास्ट डेट इन्होंने रखी है वो 31 अक्टूबर 2025 है, जनवरी 2025 सेशन के लिए। और हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं। 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो ईच 20 मार्क्स के हैं और 3, 4 और 5 ईच 10 मार्क्स के हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब 6 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन पेपर हमें ये स्क्रीन पर शो हो रहा है। जैसे लेवी स्ट्रोस के संरचनात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, मैक्स वेबर के व्याख्यात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, कट्टरपंथी नारीवाद के प्रीफिक्स की व्याख्या कीजिए, परघटना शास्त्र क्या है व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से सारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके आंसर्स की, तो हमने इसका PDF रेडी कर दिया है। PDF हमारी व्हाट्सअप नंबर पर अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप PDF भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो से अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हमारा चैनल का मोटो है वो है फ्री एजुकेशन टू ऑल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 जो है वो है लेवी स्ट्रोस का संरचनात्मक सिद्धांत। इसके बाद अगर हम बात करें तो लेवी स्ट्रोस के संरचनावाद के मुख्य बिंदु हैं जिसको हमने बोल्ड किया हुआ है। जैसे मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक संरचनाएं, संरचना का महत्व क्या है, दिव्यधारी विरोध क्या है, संरचनात्मक विश्लेषण क्या क्या है, उसके बाद मिथक और रिश्तेदारी क्या है, ये किस तरह की प्रणाली है। उसके बाद इसके उदाहरण भी हमें दिए हुए हैं, जैसे मिथक, रिश्तेदारी प्रणाली, दोनों के बारे में बताया हुआ है। इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि जो मैक्स वेबर है उनका जो व्याख्यात्मक दृष्टिकोण है उसको हम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र भी कहते हैं। तो उसके जो मुख्य तत्व है उसके बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया है, जैसे कि सामाजिक क्रिया, समझ, आदर्श प्रकार, मूल्य तटस्थता, सामाजिक क्रिया की समझ। यानी कि मैक्स वेबर के जो व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का महत्व है वो हमें क्या बताता है कि सामाजिक क्रिया की समझ क्या क्या है, सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण क्या है, और सामाजिक विज्ञान में पद्धति के बारे में बताया है। उसके बाद हमें इन सब के उदाहरण दिए हुए हैं। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कट्टरपंथी नारीवाद का एक दृष्टिकोण है जिसके बारे में महिलाओं से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि कट्टरपंथी नारीवाद की मुख्य बातें, पितृसत्ता को जड़ से खत्म करना। कट्टरपंथी नारीवाद की मुख्य बातों में सबसे पहला है कि पितृसत्ता को जड़ से खत्म करना, लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देना, उसके बाद कट्टरपंथी परिवर्तन, फिर पारिवारिक संरचना को चुनौती, फिर अलगाववाद, फिर सांस्कृतिक कट्टरपंथी नारीवाद, फिर सांस्कृतिक राजनीतिक कट्टरपंथी नारीवाद। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है उदारवादी नारीवाद। इसके बाद बात करते हैं हम मीठू आंदोलन की। तो मीठू आंदोलन है जो महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ है। जैसे कि इसमें नारीवादी विचारों से, जो कट्टरपंथी है वो नारीवादी विचारों से प्रेरित है, जैसे कि जेंडर अध्ययन किया है उसने और इसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, यानी कि परघटना शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी। ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। अगर हम फिनोमिनोलॉजी की बात करें तो इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, यानी कि परघटना शास्त्र की कुछ मुख्य बातें हैं। व्यक्ति परक अनुभव, फिर वर्णनात्मक, फिर चेतना, अवधारणाओं को कम करना। एडमंड हुसर्ल जो परघटना शास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं और इन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में इस दार्शनिक आंदोलन की स्थापना की। अब अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए एक परघटना शास्त्री एक लाल सेब को लाल और गोल के रूप में वर्णित करने के बजाय
सेब के रंग और आकार के बारे में व्यक्तिपरक अनुभव का वर्णन करेगा। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि सेब व्यक्ति को कैसा दिखता है, कैसा लगता है, उसका स्वाद कैसा है, बजाय इसके कि यह वास्तव में कैसा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो संक्षेप में, तो परघटना शास्त्र एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के सचेत अनुभव की जांच करता है और चीजों के प्रकट होने के तरीके का वर्णन करने का प्रयास करता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो इसमें कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष के बीच एक जो अंतर्निहित संबंध है उसके बारे में बताया गया है। जो पूंजीवाद से पूंजीवाद के मार्क्स के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करता है, जैसे कि पूंजीवाद और शोषण। मार्क्स जो थे उसका मानना था पूंजीवादी एक ऐसा आर्थिक तंत्र है जो मजदूरों का शोषण करता है। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक होने के नाते मजदूरों द्वारा उत्पादित मूल्यों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, जिससे मजदूरों को उनके श्रम का उचित हिस्सा नहीं मिल पाता। ये मार्क्सवादी सोच थी कि जो कंपनी है उसमें मजदूरों का भी कुछ हिस्सा हो, बट ऐसा नहीं होता। पूंजीपति वर्ग है वो उत्पादन के साधनों का मालिक होने का मतलब कि जितना भी हिस्सा है वो अपने पास रखते हैं। बहुत ही कम श्रम जो कि उचित नहीं है वो उनको मिलता है। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, फिर उसके बाद क्रांति, फिर उसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं, फिर उसके बाद साम्यवाद की बात करते हैं। मार्क्स ने साम्यवाद को पूंजीवाद के विकल्प के रूप में देखा। एक ऐसा समाज जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा। साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, अलगाव। अगर अलगाव की बात करें तो इसे अंग्रेजी में एलिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है व्यक्ति या समूह का अपने आप से, समाज से या किसी खास चीज से अलग या दूर हो जाना। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिस्थितियों से कटा हुआ महसूस करता है। अलगाव की कुछ सामान्य परिभाषाएं और अर्थ हमने बिंदुवार दिए हुए हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का अपने आप से अलगाव, किसी व्यक्ति का समाज से अलगाव, किसी व्यक्ति का काम से अलगाव या राजनीतिक अलगाव। इसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक अलगाव की बात करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या समूह सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों से अलग होता है। अलगाव एक जटिल अवधारणा है और इसके कई कारण और प्रभाव हो सकते हैं। यह एक व्यक्तिपरक भावना हो सकती है, लेकिन यह एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता भी हो सकती है, खासकर यह जब सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण होती है। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में श्रमिकों के अलगाव के बारे में लिखा था। यह एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो जो अलगाव के कुछ सामान्य कारणों में शामिल है सामाजिक और आर्थिक असमानता। जो गैप है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है कि कैसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग अक्सर समाज से खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनके जो व्यक्तिगत अनुभव थे उनके बारे में बताया गया है। फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें आदमी अवसाद, चिंता, आत्महत्या जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से घिरा हुआ होता है और ये सभी समस्याएं अलगाव से जुड़ी है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हृदय रोग हो जाना, मधुमेह हो जाना और अन्य पुरानी बीमारियां अलगाव से जुड़ी हो सकती है। सामाजिक समस्याएं, सामाजिक समस्याओं की अगर हम बात करें तो अपराध, नशा और अन्य सामाजिक समस्याएं अलगाव से जुड़ी हो सकती है।
इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यानी कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है जो यह बताता है कि मनुष्य कैसे प्रतीकों, भाषा और अंत्यक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक दुनिया को अर्थ प्रदान करते हैं। मुख्य बातें अगर हम इसकी देखें तो ये कैसे सामाजिक निर्माण करते हैं, प्रतीक क्या होते हैं, अंत्यक्रिया कैसे करते हैं, अंत्यक्रिया क्या करती है, अर्थ का क्या मतलब है, शव का क्या मतलब है, और इसके उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि क्लासरूम में शिक्षक का पद, छात्रों के हाथ ऊपर उठाना, डेस्क का एक निश्चित तरीके में रखा जाना, सभी प्रतीकात्मक है और साझा अर्थों पर आधारित है। जैसे कि भाषा, भाषा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो संचार और अर्थ के आदान प्रदान का एक माध्यम है। जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड थे, उनको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के कुछ मुख्य तत्व है, अर्थ है, भाषा, सोच, शव, अंतःक्रिया। ये सभी सामाजिक अंतःक्रिया प्रतीक और अर्थों के माध्यम से होती है। ये क्रिया सामाजिक वास्तविकता को आधार देती है। ये पूरा प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समाज की संरचना, मूल्य, व्यवहार और संस्थानों में महत्वपूर्ण और स्थायी परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज यानी कि। फिर उसके बाद सामाजिक रूपांतरण, ये दो तरह के पहलुओं में इसे देखा जा सकता है। एक तो सामाजिक परिवर्तन, दूसरा सामाजिक रूपांतरण। संक्षेप में अगर बात करें तो सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक शब्द है जो समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि सामाजिक रूपांतरण एक गहरा और व्यापक परिवर्तन है जो समाज के बुनियादी ढांचे और कामकाज के तरीकों को बदल देता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9, यांत्रिक एकरूपता यानी कि मैकेनिकल सॉलिडरिटी। समाजशास्त्र में एक अवधारणा है जो सरल समाजों में पाई जाने वाली सामाजिक एकजुटता के प्रकार को दर्शाती है। यह एकजुटता लोगों के बीच समानता, समान मूल्यों, विश्वासों और रीति रिवाजों पर आधारित होती है। यांत्रिक एकरूपता की कुछ मुख्य बातें हैं जैसे कि समानता, सरल समाज, दमनकारी कानून, सामाजिक नियंत्रण। उदाहरण, और प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है, क्योंकि शंकर ने ब्रह्मा को तथा ब्रह्मा ने अन्य ऋषियों को काव्य शास्त्र का उपदेश दिया है। इसी प्रकार से नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। तो ये हमें नाट्य शास्त्र के बारे में पूरा बताया हुआ है। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी सभी वीडियोस, इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स टाइमली अपडेट होते रहें। थैंक यू।